यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर केंद्रीय बजट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। जैसे बजट अभी जो आया था, इसका यहाँ पर बजट है, बजट के बाद समरी आएगा, समरी के बाद यहाँ पर इसका एमसीक्यूज हमने निकाले, ठीक है। समरी से भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज हो गए, राइट, क्योंकि यहाँ पे समरी से ही एमसीक्यूज निकाले गए, राइट। देखो बजट भी काफ़ी पेजेस का था, तो यहाँ पर इतना खास आपको नहीं पढ़ना चाहिए, जो चीज़ हमें एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर होता है, राइट। तो आपको सिर्फ यूपीएससी के लिए, यहाँ पर यूपीएससी या स्टेट पुलिस के लिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो अभी यूपीएससी एग्जाम होने वाला है मई में, तो इसके लिए यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मैंने पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ, ठीक है। उसके करीब 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे। अब यहाँ से 51 से 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन तक कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में करेंगे हम लोग 100 जितना आगे हो जाएगा और 170 तक लास्ट का वहाँ कराऊंगा। तो यहाँ पर टोटल 170 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 170 प्लस क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ से इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 51 क्वेश्चन से देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है खेल से लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी भी खेल को लेकर भी क्वेश्चन पूछने लगा है ना। तो ऐसे बजट में जो था तो उसमें मैंने खेल को लेकर भी क्वेश्चन शामिल किया है। जैसे कि इसमें बोला है 51 में खेलो इंडिया जो मिशन है, इसके उद्देश्यों के संबंध में विचार करने कौन सा उद्देश्य इसमें शामिल होता है और कौन सा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा शामिल है, राइट। तो देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका खेलो इंडिया वाला। तो देखो खेलो इंडिया क्या होगा, जो पहली बात यहाँ पर है, ये बोला एक एकीकृत प्रतिभा विकास पथ, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खेलो इंडिया का जो लक्ष्य था केवल बड़े स्टेडियम बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ पर खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर विकसित करना था। और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट थे, जैसे कि इसी प्रतिभा में यहाँ पर पहचान को लेकर के, टैलेंट यहाँ पर जो था उसको लेकर के कोचों को प्रशिक्षण करना, और खेल विज्ञान जो स्पोर्ट्स साइंस है उसका एकीकरण भी शामिल होगा, ठीक है। और 2026 का विजन जो होगा इसका, ये सरकार द्वारा इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि यहाँ पर जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी सुविधाएं बनाना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो प्रतिभा जो लोग जन्म दे रहे हैं या फिर जो लोग ब्लॉक स्तर पर रहते हैं, काफ़ी ऊपर तक नहीं उठ पाते हैं वहाँ से, है ना, उनके पास कुछ मतलब करने के इच्छुक तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर पैसा और ये सब चीज़ देखने के लेके ऊपर नहीं उठ पाते हैं लोग, तो वहीं का वहीं बने रह जाते हैं। तो इसको लेकर के 2026 का टारगेट है कि यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर जो लोग हैं, जिला स्तर पर हैं, उन पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टारगेट करना चाहिए उनको, है ना, लेना चाहिए ऐसे लोगों को भी। तो ऐसे क्या होगा, ये बात इसमें शामिल नहीं है। ये बोला है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अवसंरचना का निर्माण करेगा, ये बात गलत है। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो अवसंरचना का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 बात करेक्ट है, चौथी बात गलत होगी, ठीक है। क्या मैंने बताया, क्या इसका यहाँ पर विजन था 2026 के लिए, क्या इसके मुख्य बिंदु थे और क्या इसका उद्देश्य है। तो तीनों पॉइंट आपको यहाँ से करना है। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर योजनाओं को लेकर है ना, यहाँ पर कोई जो टारगेट किसी चीज़ को दिया तो उसको लेकर के हम 3 चीज़ हम करते हैं, जैसे कि क्या उसका उद्देश्य होगा टारगेट का, क्या इसका मुख्य पॉइंट थे और क्या इसका आखिरी का विजन होगा, ठीक है। आते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन है, पशुधन क्षेत्र समर्थन करने के लिए बजट 2026 का लक्ष्य पशु चिकित्सा पेशेवर की उपलब्धता को कम करना, उपलब्धता को कितना बढ़ाना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो यहाँ से कितना बढ़ाना होगा ये बताना है आपको। आंसर जाएगा यहाँ से इसका, ये 10,000 से अधिक, 15,000 से अधिक, 20,000 से अधिक और 25,000 से अधिक। तो करेक्ट आंसर होगा 52 का यहाँ से ये 20,000 से अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पशुधन क्षेत्र इसको लेकर के कुछ चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के पशु चिकित्सा में सेवाओं को लेकर भारी कमी देखी गई थी, जिसकी एक तरह से चुनौती हो गई, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या होगा 2026 के बजट को लेकर के, कि यहाँ पर पशुधन की रक्षा और किसानों की जो आय है उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश भर में 20,000 से अधिक जो पशु चिकित्सा के पेशेवर उनकी भर्ती और उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट बात है। और ये मोबाइल जो वेटनरी यूनिट्स का विस्तार से मदद भी करेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी यहाँ से सही आंसर होगा। देखो जितना आंसर तो मैं पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में एक बात भी बताता जा रहा हूँ कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपको बात पता होना चाहिए। वो जैसे कि पूछ लेगा आपको कि ये बोलेगा कि यहाँ पर आपसे, चलो आपने इतना देख लिया कि 20,000 से अधिक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूछ सकते थे कि यहाँ पर जो इसका लक्ष्य होगा ये पशुधन की रक्षा करना यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, इतना बोल देगा। जबकि यहाँ पर किसानों की आय सुनिश्चित करने को लेकर भी यहाँ पर बताया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है ना। तो की पॉइंट आपको नोट करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना कि क्वेश्चन ये है तो सब जो क्वेश्चन पढ़ा हो गया। एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 बातें आपको सीखनी है। जैसे 52 नंबर क्वेश्चन तो आपको 2 बातें 3 बातें बनी, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। 170 क्वेश्चन हमने बनाए यहाँ पर, ठीक है, 170 प्लस क्वेश्चन है, तो करीब यहाँ से आपके 400 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा समझ लो। अगर एक एक पॉइंट आप अगर इसमें समराइज करके आप अलग से निकालोगे तो, ठीक है। तो मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया कि मैं सब आपको चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। आते क्वेश्चन 53 में, किसान आय में वृद्धि मत्स्य पालन और पशुपालन को लेकर के, पशुपालन के लिए सरकार निम्नलिखित में से किस माध्यम से उद्यमिता का समर्थन करेगी। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला क्रेडिट लिंक यहाँ पर सब्सिडी, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है ये बोला है
पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण, ठीक है। तीसरी बात है पशुधन किसान संगठन उत्पादन बनाना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें क्या है यहाँ पर जो किसानों की आय में वृद्धि को लेकर के ये सभी सही होंगे, तीनों बातें करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये सरकार अब यहाँ पर पशुपालन को केवल खेती में सहायक नहीं होगी बल्कि एक व्यवस्था है ना, एंटरप्राइज मान रही है इसको। पहली बात तो ये की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो इसका राजनीति है, मतलब सॉरी रणनीति जो है इसकी है, इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, लोन लेने पर भी ब्याज में छूट दी जाएगी, है ना। अगली पॉइंट है कि यहाँ पर जो आधुनिकीकरण होगा, जिसका जो आधुनिकीकरण होगा वो डेयरी और जो पोल्ट्री उपकरण है उसके लिए यहाँ पर मदद करेगा काफ़ी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। और LFPO जैसे यहाँ पर जो किसान के लिए FPO होते हैं और जैसे पशुपालक के समूह को लेकर के बताते हैं उसको बोलते हैं LFPO, ठीक है। उसे वो बनाए जाएंगे ताकि क्या हो, बाजार में बेहतर दाम इसके मिल सके। तो की पॉइंट सब नोट करो, आंसर यहाँ से सभी करेक्ट है, ठीक है। 53 का आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है, सभी तीन। क्वेश्चन 54 है आयुष और यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष क्षेत्र में संबंध में की गई यहाँ पर घोषणाओं के बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं। बोला कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। पहली बात 54 के यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बजट में आयुर्वेद संस्थानों के विस्तार की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की विशेष संख्या इस बजट में मुख्य घोषणा नहीं बताई गई थी। ये पिछले बजट का हिस्सा था, तो ये बात गलत होगा। आपको ध्यान रखना, आपसे बोलेगा बजट 2026-27 में तो गलत हो गया। अगर बोल देगा बजट 2025-26 में तो बात सही है। माइंड में सवाल बना के रखना है कि एकदम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं जाके पढ़ा आपने मारा है वही पूछा 25-26 का, आप 26-27 वाला करा है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन पहले का पूछ दे, है ना। तो की पॉइंट याद रखना है। आगे आते हैं। मैं देखो एक एक बात आपको बताता चलता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो आपको माइंड में सेट करना है चीज़ें, ठीक है। पहली बात गलत है। सेकेंड, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर को साक्ष्य आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए अपग्रेड किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ से जामनगर स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को वैश्विक स्तर के अनुसंधान के लिए अपग्रेड किया जाएगा ताकि पारंपरिक दवाओं को वैज्ञानिक प्रमाण मिल सके, ठीक है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है आयुष फार्मेसी दवा और यहाँ पर दवा परीक्षण की प्रयोगशालाओं को प्रमाणन सर्टिफिकेशन के लिए उच्चतम मानकों के लिए अपग्रेड किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लैब की जो सर्टिफिकेशन है, मानक है, इनको कड़ा किया जाएगा ताकि यहाँ पर भारतीय दवाएं विदेशों में आसानी से स्वीकार की जा सकें। 2 और 3 बात करेक्ट है, पहली बात इसकी गलत होगी। आंसर पूछे कौन सा से सही होगा, 2, 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 55 नंबर में। 55 नंबर क्वेश्चन है तकनीकीकरण को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें बोला है किसानों को जोखिम कम करने और यहाँ पर निर्णय लेने में सुधार करने के लिए अनुकूलित सलाहकार सहायता प्रदान के हेतु लॉन्च किए गए जो बहुभाषी यहाँ पर AI टूल है उसका क्या नाम होगा। इसका नाम होगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नाम है भारत VISTAAR भारत विस्तार, ऐसा, ठीक है। आंसर सी यहाँ से क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर होगा। देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पर कुछ तकनीकी होगी, कुछ यहाँ पर योजना होगी, है ना, उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसके उद्देश्य देखेंगे क्या, तकनीकी देखेंगे क्या, कार्य क्या है ना, उसका उसका टारगेट है ऐसा। तो देखो इसकी जो तकनीकी है, राइट, ये बजट 2026 की सबसे क्रांतिकारी जो कृषि घोषणा है उसमें से एक मानी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन दे भी सकता था कि बजट के दौरान यहाँ पर सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक मानी गई थी, तो सही बात है, ठीक है। आगे पॉइंट है इसका कि जो इसका कार्य क्या होगा, भारत विस्तार एक यहाँ पर बहुभाषी AI आधारित टूल है। ये किसानों को उनकी अपनी भाषा में मिट्टी की सेहत और जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके कीटनाशकों के सही उपयोग के बारे में पर्सनलाइज्ड सलाह देता है, ठीक है। विस्तार का अर्थ है विस्तार सेवाओं के डिजिटल फैलाव से होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा सी करेक्ट होगा। 56 नंबर है PFC और REC का पुनर्गठन, उसको लेकर के क्वेश्चन है। बजट 2026-27 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव किस उद्देश्य से किया गया है। देखो ये किस उद्देश्य से किया गया है, ये उद्देश्य किया गया कि यहाँ पर जो सार्वजनिक और क्षेत्र की जो NBFC दक्षता होती है और बड़े पैमाने में सुधार करना ताकि बिजली के लिए दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा फाइनेंसर बन सके, ठीक है। इसका यहाँ पर कुछ रणनीतिक कदम होगा, जैसे कि जो PFC है, PFC मतलब होता है कि पावर जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। और REC क्या होता है, REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बिजली की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, ठीक है। और यहाँ पर पुनर्गठन का कारण होगा कि यहाँ पर सरकार इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाना चाहती है ताकि क्या है 24/7 बिजली को ग्रीन एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट से काफ़ी बड़े स्तर पर काम और कम ब्याज पर यहाँ पर दीर्घकालिक ऋण
मिल सके, इनको उपलब्ध करा सकें। और ये कदम भारत के ऊर्जा लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिव्यांगजन कौशल योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 20,000 दिव्यांगजनों को उद्योग संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। पहली बात क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो होगा 57 का ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को समावेशी विकास जो है उसके तहत अगले 5 वर्षों में 20,000 दिव्यांग को, जो दिव्यांगजन है उसको विशेष कौशल प्रदान करने को लक्ष्य रखा गया ताकि वे मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में हिस्सा बन सकें। सेकेंड बात है, ये विशेष रूप से IT एनिमेशन, AVGC, आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी और खाद्य के जो पेय क्षेत्र होते हैं उस पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है AVGC का मतलब समझते हो ना, AVGC जो एनिमेशन होता है, मतलब जैसे कहने का जी विजुअल इफेक्ट, गेमिंग है ना, कॉमिक्स, ये सब यहाँ पर एनिमेशन AVG में आएंगे। राइट, तो सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल क्षेत्र जो होता है परिषद, वो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुरूप मासिक वेतन के साथ यहाँ पर नौकरी की गारंटी देगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट है ना, 1 2 3 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो क्या होगा आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। चौथी बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का जो सबसे मजबूत पक्ष है कि यहाँ पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद है, न केवल प्रशिक्षण देगी बल्कि यहाँ पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत यहाँ पर उसको सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है, तीनों बातें सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, दिव्यांग सहारा योजना के बारे में विचार करना। देखते हैं इसको कौन सा सही है। ये योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को यहाँ पर सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने में मदद करेगी। पहली बात, 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट्स की स्थापना की जाएगी जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक उत्पादों को देख और आजमा सकेंगे और खरीद सकेंगे। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है, इस योजना का उद्देश्य केवल लोकोमोटर विकलांगताओं के लिए यहाँ पर गतिशीलता सहायता प्रदान करना होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना केवल लोकोमोटर चलने फिरने की जो अक्षमता होती है उस तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर यह दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं और अन्य सभी प्रकार के दिव्यांगताओं को भी कवर करेगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या है, सही पूछा है ना, तो हो जाएगा सही पूछा है तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन 59 है, 59 नंबर, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल के बारे में विचार करना है। बेंगलुरु में मौजूदा NIMHANS के बाद उत्तर भारत में एक दूसरा ये 2 इसका सेकंड स्थापित किया गया है ना। पहली बात क्या होगी, 59 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उसके बाद उत्तर भारत में यहाँ पर जो NIMHANS है 2 स्थापित करने की घोषणा की गई, जो शोध और उपचार संस्थान का एक प्रमुख केंद्र माना जाएगा। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड, रांची और तेजपुर में मौजूदा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थाओं के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है, इन पहलों का उद्देश्य भारत की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य उपचार जो है उसको बांटना होगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों यहाँ से करेक्ट है, तो 59 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 पूर्वोदय योजना जो है और उत्तर पूर्व क्षेत्र को लेकर के हाल ही में की गई घोषित यहाँ पर कुछ योजना उसके विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है, ये बोला है ये एक एकीकृत ईस्ट कोस्ट यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर दुर्गापुर एक प्रमुख नोडल होगा। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात 60 यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, ये योजना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों को निर्माण को प्रस्ताव रखेंगे। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। और बजट में इन राज्यों को 5 राज्यों का विशिष्ट पर्यटन स्थलों के रूप में विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरी बात है, क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 4000 ई बसों का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्व और यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में टिकाऊ परिवहन के लिए 4000 ई बसों या इलेक्ट्रिक बस जो होती है उसका प्रावधान किया गया है, जहाँ पर PM ई बस सेवा का हिस्सा होंगे। तीनों बातें यहाँ से भी सही है। आंसर क्या होगा, 60 का पूछा है, कौन सा गलत पूछा है या कौन सा सही नहीं पूछा है, सभी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा कोई, आप बोला कि कौन सा गलत है तो कोई नहीं गलत है, डी है ना, सभी सही है। क्वेश्चन 61 है, हाल ही में घोषित बौद्ध परिपथ विकास योजना जो यहाँ पर बुद्धिस्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट डेवलपमेंट है स्कीम, इसके बारे में विचार करने। ये योजना केवल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम राज्यों को कवर करती है। पहली बात 61 का पहला गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर ये जो बौद्ध परिपथ है ये केवल उत्तर पूर्व तक सीमित नहीं है, इसमें यहाँ पर इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सारनाथ, कुशीनगर बिहार, बोध गया नालंदा, ठीक है, और मध्य प्रदेश सांची, आंध्र प्रदेश में स्थलों की भी शामिल किया गया है। तो पहली बात गलत होगा, ठीक है। कौन कौन? जो इसमें उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, बिहार में बोध गया नालंदा, मध्य प्रदेश में सांची, आंध्र प्रदेश के स्थलों को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ऐसे पहली बात गलत है, ठीक है। सेकेंड बात है, इस योजना का उद्देश्य मंदिरों और मठों को संरक्षण, तीर्थयात्रा, व्याख्या केंद्र, कनेक्टिविटी और तीर्थयात्री जो सुविधाएं उसमें सुधार लाना या सुधार करना। सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, वह क्या बोल रहे? तीसरी बात बोल रहा है, पहला गलत था, दूसरा सही है। तीसरा बोला है, यह पहल सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चर, यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है उसका भी यहाँ पर हिस्सा होगी, जिसका लक्ष्य सार्क और आसियान देशों के साथ संस्थागत संबंधों को मजबूत करना। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट, जैसे कि यहाँ पर सार्क, जैसे कि श्रीलंका भूटान में, ठीक है, आसियान में जैसे कि वियतनाम थाईलैंड जैसों के साथ यहाँ पर संबंध को मजबूत करने के लिए एक बौद्ध धर्म का एक यहाँ पर सेतु का काम कराना, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ से गलत हो गई थी। क्वेश्चन 62 है, नया आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभावी होगा? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर डी, 1 अप्रैल 2026 से यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। ऐतिहासिक सुधार, यहाँ सरकार ने पुराने जो आयकर अधिनियम 1961 की पूरी तरह से बदलने का सरल बनाने का यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी थी और प्रभावित थी। नया आयकर अधिनियम 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य कर चोरी को रोकना और विवादों को कम करना और करदाताओं के लिए ईज ऑफ कंप्लायंस को सुनिश्चित करना, ठीक है, याद रखना है। 63 है, उदारकृत प्रेषण योजना के तहत यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य को लेकर स्रोत में यहाँ पर एकत्रित करने को लेकर 5% दर से घटाकर कितनी कर दी गई है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर 2.5% कर दी गई है ना। जो LRS योजना है, LRS योजना उदारीकरण प्रेषण योजना जो है, इसके तहत भारतीय नागरिक विदेश पैसा भेजते हैं, ठीक है। इसमें बदलाव क्या किया गया? बदलाव यहाँ पर पहले विदेश में शिक्षा, एजुकेशन और इलाज के लिए पैसे भेजने को लेकर के दर अधिक थी, और जबकि बजट 26-27 के माध्यम से ये इस मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड सोर्स, इस दर को 5% घटाकर 2.5% कर दिया गया। इससे मैथ क्या होगा? इससे मैथ होगा कि हमारे विदेश में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, अभिभावक हैं, उनको वित्तीय बोझ काफ़ी कम हो जाएगा, है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर क्या होगा? सी, 2.5% से काम नहीं चलेगा। तीनों बातें आपको याद रखनी जो मैंने बताई आपको। क्वेश्चन नंबर 64 है, नए प्रावधानों के तहत गैर निवासी विक्रेताओं से अचल संपत्ति खरीदने वाले और अब खरीदार किस दस्तावेज का उपयोग करके एक कर कटौती कर सकेंगे या कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का, ये पेन या टेन दोनों का उपयोग करके, पेन और टेन दोनों का उपयोग करके आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे ये ऐसे करेंगे। 64 है, देखो यहाँ पर इनका जो पुराना नियम क्या था? पुराना नियम कहता है कि यहाँ पर जब कोई पहले जो आदिवासी भारतीय निजी जो अनिवासी है, नॉन रेजिडेंट है, इसके संपत्ति खरीदता था तो वह कर कटौती के लिए यहाँ पर खरीदार के पास 10 होना अनिवार्य था, जब एक जटिल प्रक्रिया थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात 26 में यह सुधार किया गया कि बजट प्रक्रिया में सरल बनाने के लिए अब इसे खरीदार को विकल्प दिया गया कि यहाँ पर अपने सामान पैन कार्ड या 10 किसी भी से उपयोग करके इसको TDS काट सकता है और जमा कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 10 हो तो ही, या पेन या 10 दोनों से, ठीक है। लाभ क्या होगा इससे? यहाँ पर आम आदमी के लिए अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में जो अनुपालन उसमें बोझ का कम होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, आंसर क्या? सी आंसर करेक्ट होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात है, मैट दर को 15% घटाकर 14% कर दिया गया है। 15 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि जो 26-27 का बजट है इसको मैट की दर को 15% पर ही रखा गया, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। सेकेंड बात है, 1 अप्रैल 2026 के बाद मैट को अंतिम कर माना जाएगा, जिसका अर्थ होता है कोई क्रेडिट संचय नहीं होना। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और 1 अप्रैल 2026 से मैट को फाइनल टैक्स माना जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनियां अब भविष्य के लिए मैट क्रेडिट जमा नहीं कर पाएंगी। ये कॉर्पोरेट टैक्स ढांचे की सरल बनाने की दिशा में कदम होगा, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात है, मैट में छूट उन सभी गैर निवासियों को तक बढ़ा दी गई है जो अनुमानित आधार पर कर भुगतान कर सकते हैं या करते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी जो
कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, इसके लिए व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु मेरिट के दायरे से बाहर रखा गया है यदि वे जो अनुमानित कर होता है उसके तहत कर चुकाते हैं तो। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन 65 है, 66 है। एक एक बातों को ध्यान से रखना है, एक एक बातों को ध्यान से अपना नोट्स बनाते चलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सबके नोट्स आपको बनाते चलना है। ठीक है, पीडीएफ मिले ना मिले, मार्केट में हो ना हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से जितना आप करोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ हम लोग सुनते हैं करते हैं उतना हमारे माइंड में और सेट होता है सुनना, प्लस आप अपना नोट्स अगर बनाते चलेंगे इसी से तो बहुत हेल्प होगी आपको। ठीक है, और अब 170 क्वेश्चन है। 170 क्वेश्चन का मतलब कम से कम आपका 15 से 20 पेज का अच्छा सा नोट्स रेडी हो जाएगा, सिर्फ बजट का ये। ठीक है, मार्केट में क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं मुझे। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ पर खुद अपने क्वेश्चन से ही नोट्स बना रहे हो, राइट, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हो कैसे करना है। 66 है, नए आयकर अधिनियम के अनुसार शेयर की जो बाय बैक है, अब यहाँ पर उसमें उसके हाथों में पूंजीगत के रूप में कर लगाया जाएगा। फिर से पढ़ते क्वेश्चन, समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा हुआ है। ये नए आयकर जो अधिनियम है इसके अनुसार जो शेयर होते हैं, शेयर बायबैक पर अब किसके हाथों में पूंजीगत लाभ को कर लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो देखो किसके हाथों में यहाँ पर कर लगा सकते हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल शेयर धारक के। ठीक है, जो शेयर धारक होते हैं उनको, मतलब कहने का कि यहाँ पर पहले जब कोई व्यक्ति, अब जो कोई अपनी कंपनी थी अपने शेयर वापस खरीदती थी, ठीक है, बायबैक करती थी, तो टैक्स चुकाती थी पहले, है ना, कंपनी टैक्स चुकाती थी। और नया नियम क्या हो गया, नया नियम हो गया कि यहाँ पर अब इसे लाभांश के समान रूप माना जाएगा। अब इसे शेयरधारकों को मिलने वाली राशि उसके हाथों में पूंजीगत लाभ जो होती है उसके टैक्स के रूप में देना होगा। ठीक है, प्रभाव क्या होगा, इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे यहाँ पर टैक्स की जिम्मेदारी क्या होगी, कंपनी से हटकर उस व्यक्ति पर आ जाएगी जो वास्तव में आर्थिक लाभ कमाता था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल पॉइंट आपको लिख लेना है, जैसे कि आपको लिखना है बदलाव क्या होगा, बदलाव के कारण क्या होगा इसमें। ठीक है, नया नियम क्या था, अब पहले का नियम क्या था, क्या बदलाव हुआ, तो ये सब पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो, कहीं आपको नहीं मिलेंगे सब की पॉइंट ऐसे किए हुए। ठीक है, आते हैं 67 है, नए अधिनियम में प्रतिभूति लेन देन एसटीटी के संबंध में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देखो यहाँ पर जो एसटीटी में क्या बदलाव किए गए, वायदा फ्यूचर जो होते हैं इसमें एसटीटी जो है बढ़ाकर 0.05%, पहले यहाँ पर 0.02% वो कर दिया गया था। तो क्या होगा आंसर 67 का पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शेयर बाजार में अत्यधिक यहाँ पर जो सट्टेबाजी है, ठीक है, इसको कम करने के लिए सरकार ने एसटीटी दरों की वृद्धि की है और वायदा जो फीचर है इसमें बढ़ाकर 0.05 और विकल्प में 0.15 कर दिया है। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी दोनों। ठीक है, प्रीमियम विकल्प में इतना कर दिया है, जो पहले 0.1 था 0.15 कर दिया है। आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ छूट अब केवल परिपक्वता तक लगातार रखे गए बॉन्डों तक सीमित होगी। तीसरी बात यहाँ से, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ से गलत होगा, सॉरी तीसरा नंबर यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉवरेन बॉन्ड है इसमें मिलने वाली यहाँ पर टैक्स छूट लाभ जो है केवल उन्हीं को नहीं मिलेगा जो परिपक्वता तक है, अपने पास रखेंगे। यदि बीच में बेचा जाता है तो भी पूंजीगत लाभ कर देना होगा। तो तीसरी बात करेक्ट है, 1 2 3 तीनों सही है, आंसर डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 68, निम्नलिखित पर विचार करने, विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 12 महीने की एक मुफ्त योजना होगी। पहली बात 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कई योजना है या कई यहाँ पर जो योजना है इसमें छात्र जो होते हैं या पेशेवर देश में काम करते हैं, वहाँ पर जो बैंक खाते हैं खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में लौटने पर उनका खुलासा करना भूल जाते हैं और मनी जो होता है ब्लैक मनी एक्ट यहाँ पर स्थित, यहाँ पर गंभीर अपराध हो जाता है। ठीक है, और एक मुफ्त अवसर क्या होता है इसमें, एक मुफ्त जो अवसर होता है, ये 12 महीने की एक विशेष योजना है। इसमें व्यक्ति अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा कर सकता है और निर्धारित कर सकता है और पेनल्टी चुका सकता है। सुरक्षा क्या होगी इसमें ऐसा करने पर व्यक्ति को अभियोजन की तरह पर पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी और ये विश्वास आधारित शासन का उदाहरण बनेगा। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, आते अपने क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड बात है, ये बात इसकी करेक्ट है, मैंने आपको बताई है ना। तीसरी बात ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं 69 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा सही होगा। पहली बात, पहला बोला है शेयर को बायबैक पर अब शेयर धारक के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगेगा। पहली बात 69 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि ऊपर बताया था हमने कि बायबैक अब शेयर धारकों के लिए कैपिटल गेन होगा। ठीक है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और केपीओ जैसी यहाँ पर सेवाओं के लिए कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% निर्धारित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विवाद कम करने को लेकर के सरकार सेफ हार्बर नियम लाती है, जिससे लेकर के ये सॉफ्टवेयर हैं और केपीओ सेक्टर हैं उसमें लाभ मार्जिन को लेकर 15.5% तय किया जाता है, जिससे कंपनियों को आयकर विभाग के साथ साथ जो
जो यहाँ पर उनके व्यवहार होते हैं बार बार, वो नहीं करने होते हैं। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है। तीसरी बात है, सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 22,000 करोड़ कर दी गई है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, और इससे प्रभाव क्या होगा, ये बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इसको भारत को अपना ऑपरेशन चलाने को लेकर के आसानी से निवेश बढ़ा सकेंगी, इससे फायदा होगा इसको, है ना। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी सही है, डी सही होगा। ठीक है, 1 2 3। आगे आते 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में डेटा सेंटर के संबंध में विचार करना है। भारत में डेटा जो सेवाएं हैं इसको यहाँ पर उपयोग करके यहाँ पर वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली जो विदेशी जो कंपनी होती हैं उसके लिए यहाँ पर 2047 तक अवकाश टैक्स जो हॉलीडे होता है वो प्रस्तावित करती हैं। पहली बात क्या होगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर बजट 2026 में डेटा सेंटर के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन तो दिए गए, लेकिन यहाँ पर 47 तक अवकाश या टैक्स हॉलीडेज जैसा कोई अत्यधिक जो लंबा प्रावधान नहीं बताया गया है। सरकार का ध्यान 2030 तक बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, आईटी सेवाओं के लिए एक तरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता प्रक्रिया को 2 साल के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ सरकार और विदेशी कंपनियां पहले से ही तय कर लेती हैं कि वे अपने आपस में किस प्रकार जो दर है उस पर व्यापार करेंगी, ताकि भविष्य में विवाद ना हो, है ना। कर को लेकर के, टैक्स को लेकर के स्लैब में विवाद ना हो, और सरकार इसे 2 साल में निपटाने का लक्ष्य रख सकती है। दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात गलत थी। तीसरा, करदाता के अनुरोध पर एपीए प्रक्रिया की समय सीमा को 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि पारदर्शिता और सुविधा के लिए यहाँ पर करदाता है उसकी उचित कारण देना या तो प्रक्रिया को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकना। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, 2 और 3, आंसर बी यहाँ से सही है। 71 में आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं इसको। ये बोला वायदा या फ्यूचर्स परिस्थिति 0.02% से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। पहली बात क्या होगी 71 की, हाँ 71 है। 71 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ लिख लेते हैं, हाँ 71 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर शेयर बाजार में सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लेकर के एसटीटी को बढ़ाया जाना, फ्यूचर्स पर अब 0.5% पर, ऑप्शंस प्रीमियम 0.5 पर जो परसेंट टैक्स 0.15% टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात मैं ऊपर बता भी चुका था आपको। सेकंड बात है, विकल्प प्रीमियम पर भी बता चुका था मैं ऊपर, कितने से इतना हो गया है ना, तो इसी भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात क्या था, डिविडेंड या म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज व्यय के लिए कोई कटौती अनुमति नहीं दी जाएगी, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था ऊपर, तो क्या होगा ये बात करेक्ट है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है कि यहाँ पर यदि आप ब्याज का पैसा लेकर शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस पर ब्याज खर्च को अपनी लाभांश आय जो होती है उससे घटाकर टैक्स नहीं बचा सकते हैं, ये बात करेक्ट है। चौथी बात है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ छूट केवल मूल जारी होने से परिपक्वता तक लगातार रखे गए बॉन्डों तक सीमित होगा। चौथी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है उस पर पूंजीगत लाभ कर जो होता है इसकी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब निवेशक इसे जारी होने की तारीख या परिपक्वता से अपने पास रखेगा। ठीक है, बीच में बेचने पर टैक्स देना होगा। तो चारों बातें क्या है यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, 2 बातें ऊपर मैंने बताई सही हो गई, 2 बातें यहाँ से आपकी ऐड हो गई, तो चारों बातें यहाँ से इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सहकारिता से संबंधित प्रावधान पर विचार करना है। अंतर सहकारी यहाँ पर जो लाभांश है आय में को नई अव्यवस्था के तहत कटौती की अनुमति होती है, बशर्ते इस सदस्यों के बीच वितरित किया जाए। ठीक है, इसे सदस्यों के बीच वितरित किया जाए। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो सहकारी जो समितियाँ होती हैं इनको बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी समिति द्वारा अपनी दूसरी सहकारी समिति को दिए गए लाभांश पर टैक्स में छूट दी गई है, बशर्ते कि वो पैसा अंततः उस सदस्यों के काम आना चाहिए। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड, दूध और सब्जियों की आपूर्ति के लिए कटौती को पशु आहार और कपास के बीज की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों तक बढ़ा दिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब तक केवल दूध और सब्जी की समितियों को यहाँ पर लाभ था, लेकिन अब पशु आहार जो है कैटल फीड है इसमें कपास के बीज कॉटन सीड की आपूर्ति करने वाली समितियों को भी यहाँ पर लाभ दिया गया है। इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, पहली भी सही है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 73 है, क्रिप्टो पर संपत्ति से संबंधित नए दंड प्रावधान के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात यहाँ से, क्रिप्टो पर संपत्ति विवरण प्रस्तुत न होने से या न करने पर 200 रुपये पर दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो पर संपत्ति वीडियो होता है, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कड़ा नियम बनाया गया है। यदि कोई निर्धारित जो विवरण होता है समय पर नहीं भेजा जाता है तो उसे 200 रुपये पर दिन का जुर्माना देना होगा, पहला सही है। दूसरा,
गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यदि विवरण में जानबूझकर गलती या गलत जानकारी दी जाती है तो 50,000 रुपये का सीधा जुर्माना लगेगा। ये कदम मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पर अघोषित संपत्ति को रोकने के लिए होगा। करेक्ट है, 1-2 करेक्ट है आंसर। यहाँ से दोनों बातें सही है, तो सी सही पूछा है। 74 नंबर है, भूमि अधिग्रहण और यहाँ पर प्रशासन से संबंधित हाली उपाय हैं उसके बारे में विचार करना है। RFCL CTL ARR अधिनियम 2013 के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से होने वाली जो आय संपत्ति व्यक्ति है उसमें HUF के लिए कर मुक्त होगा। पहली बात देखो, पहली बात यहाँ से जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो RFCTL ARR अधिनियम 2013 जो है, ठीक है, इसके तहत यदि सरकार किसी व्यक्ति की जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण जो कंपलसरी यहाँ पर एक्विजिशन होती है वो करती है, या फिर जमीन अधिग्रहण जिसको बोलते हैं अनिवार्य करती है, तो इसको लेकर के उसे मिलने वाला मुआवजा आयकर से मुक्त होगा। पहली बात सही है, ये बहुत बोल रहा है पहली बात। सेकंड है, आयकर संगणना और प्रकटीकरण मानकों को पर आधारित अलग लेखांकन की आवश्यकता होती है। इसको हर वर्ष इसको कर वर्ष 27-28 में समाप्त कर दिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ जो डूइंग यहाँ पर बिजनेस है एक तरह से मान सकते हो, इसको लेकर के सरकार ने ICDS मतलब इनकम टैक्स यहाँ पर जो होता है उसकी अलग रिपोर्टिंग समाप्त कर दी है। अब इसे यहाँ पर शासन अकाउंटिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर कंपनियों को कागजी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है। दोनों बातें यहाँ पर भूमि अधिग्रहण और कर प्रशासन के बारे में एकदम करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। देखो जितने भी डेटा आ रहे हैं ना आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ से 170 क्वेश्चन है, अगर बजट से क्वेश्चन आएंगे तो इस डेटा से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट आप बजट के जरूर नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये मार्केट में मैंने मैगजीन भी निकाले हुई है, आप हार्ड कॉपी में चाहते हो तो हार्ड कॉपी में परचेस करके आप लिख के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। बाकी मैं यूट्यूब पे एक एक पूरे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से। 75 है, सीमा शुल्क छूट और कटौती के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं को यहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, शुल्क, सीमा शुल्क, उससे छूट दी गई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, क्रिटिकल यहाँ पर मिनरल्स है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट आदि यहाँ पर प्रसंस्करण के लिए जो मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं विदेश से आएंगी, उन पर कोई सीमा शुल्क BCD नहीं लगेगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात बोला है भारत में मोनाजाइट का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा स्रोत ईंधन के रूप में किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोनाजाइट का उपयोग परमाणु ईंधन थोरियम के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से परमाणु संयंत्रों में अभी भी इसका उपयोग व्यवसायिक स्तर पर ईंधन के रूप में नहीं हो रहा है। ये भी यहाँ पर विकासात्मक चरण में है और दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, सौर ग्लास के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सोडियम एंटीमोनेट को BCD से छूट प्राप्त होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो सोडियम एंटीमोनेट पर छूट दी गई ताकि भारत में सोलर पैनल सस्ते बनाए जा सकें। तीसरी बात भी करेक्ट होगी, है ना। आंसर पहला और तीसरा करेक्ट है, तो 1 और 3 बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लिथियम आयन सेल के निर्माण के संबंध में हाल ही संबंध में विचार करना है। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए यहाँ पर उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं की भी सीमा छूट का यहाँ पर विस्तार किया गया है और लिथियम आयन बैटरी के संबंध में विचार करना है। ये रिचार्जेबल बैटरियाँ जो मुख्य रूप से मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर जाती हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी? न्यूज़ में था, बजट में, ठीक है, याद करना है आपको। तो इसकी जाकर डीप में बातें और पढ़नी है, ठीक है आपको, क्योंकि लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था ये, है ना, और इस बार बजट में भी आया है। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन EV की भी जान होती हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, इनमें ऊर्जा घनत्व, एनर्जी यहाँ पर जो डेंसिटी होती है इनकी निकल कैडमियम बैटरी की तुलना में कम होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का ऊर्जा घनत्व जो होता है, एनर्जी जो डेंसिटी होता है, ये निकल जो कैडमियम बैटरी की तुलना में ज़्यादा अधिक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये अधिक शक्तिशाली और हल्की होती हैं। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा अपोजिट बात बता रहे हैं। तीसरा है, भारत में लिथियम का प्राथमिक स्रोत आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर रियासी जिला में पाया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश अभ्रक या मैका के लिए प्रसिद्ध होगा। ये बात गलत है ना। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, समुद्री खाद्य जो सी फूड है उसके बारे में विचार करना है। हाल ही में प्रसंस्करण के लिए इनपुट शुल्क मुक्त आयात की सीमा पिछले वर्ष की निर्यात को कारोबार को लेकर 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। इस पर
ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं 77 को। पहली बात है, पहला बोला है भारत दुनिया में समुद्री खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा निर्यातक होगा। पहली बात क्योंकि पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि भारत दुनिया का समुद्री खाद्य उत्पादक जो होता है सी फूड के शीर्ष 5 निर्यातक में से एक है, लेकिन सबसे बड़ा निर्यातक चीन या इक्वाडोर की तुलना में नहीं है। ठीक है, तो चीन इक्वाडोर में तुलना में होगा, लेकिन ये नहीं होगा तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक झींगा जो है निर्यात में दुनिया का अग्रणी माना जाएगा। सेकेंड बात है एक्वाकल्चर जलीय जो कृषि है भारत में समुद्री खाद्य निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में समुद्री निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्वाकल्चर जैसे कि झींगा पालन से आता है, ये बात सही है। तीसरी बात है ये पहल समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने को लेकर मदद करेगी। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1% बढ़ाकर 3% करने को व्यापारी को जो मछली हैं झींगे हैं उसके बीज चारे सस्ता करने को लेकर आयात में मदद मिलेगी, जिससे यहाँ पर भारतीय समुद्र जो उत्पादन है उसमें वैश्विक बाजार में सस्ते प्रतिस्पर्धी होंगे। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। पहली बात गलत है। ठीक है, आंसर बी सही है। आते क्वेश्चन आगे 78 चमड़ा उद्योग के संबंध में विचार करना है। चमड़ा उद्योग हाल ही में जूते निर्माण के लिए इनपुट शुल्क आयात का विस्तार किया गया है और ये भारत के चमड़ा उद्योग के बारे में विचार करना है। पहली बात है ये यहाँ पर श्रम प्रधान लेबर यहाँ पर जो इनिशिएटिव उद्योग है और भारत में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करता है। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चमड़ा उद्योग भारत में श्रम प्रधान क्षेत्रों में से एक है। ये लाखों लोगों में विशेषकर ग्रामीण और कमजोर वर्गों को रोजगार देता है। बजट 2026 में इसके इनपुट्स पर शुल्क लगाना घटाना इसी रोजगार को सुरक्षा देने को लेकर के बताया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, भारत मुख्य रूप से इटली जैसे देशों से उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े होते हैं उसका आयात करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत के पास यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन लाइवस्टॉक है, इसीलिए यहाँ पर इसको भारत में मुख्य रूप से कच्चे चमड़े का निर्यातक मानते हैं, ना कि आयातक। हालांकि हम उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश्ड उत्पाद या विशिष्ट रसायन आयात करते हैं, लेकिन कच्चा माल इटली से आयात करना प्राथमिक व्यापार प्रविष्टि नहीं होगा। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात है ये क्षेत्र भारत में निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत दुनिया में प्रमुख चमड़ा निर्यातकों में शामिल है। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर जूते फुटवियर इसका निर्यात भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये सब बातें स्टेटमेंट आपको लिखते जाना है, पेपर टाइम पे सब दिमाग से निकल जाएंगी क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अपना जो पेपर आपके पास है A4 पेपर लेके बैठो, सब पॉइंट आप नोट करते जाओ क्या पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 बोला है विमानन और रक्षा क्षेत्र में सीमा शुल्क के हालिया प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। पहली बात 79 का पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों इंजन और पुर्जों पर BCD से छूट दी गई है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम द्वारा आयातित कच्चे माल जो विमान के पुर्जों के लिए निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं रख रखाव मरम्मत ओवरहॉल के लिए BCD से मुक्त होंगे। सेकेंड बात करेक्ट है इसकी। ठीक है, तीसरी बात है जिससे क्या हो सके, जिससे यहाँ पर विदेशी जो निर्भरता है वो कम कर सके और भारत में मरम्मत और ओवरहॉल को लेकर के सुविधाओं का विकास हो सके। सेकेंड बात सही हो जाएगी, पहला गलत है, सॉरी पहला भी सही था ना, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा मेक इन इंडिया पहल के तहत ये छूटें घरेलू विमानन और जो रक्षा है विनिर्माण क्षमता उसको मजबूत करने में सहायक होंगी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को मजबूती देगा और जिससे भारत एक वैश्विक एरोसोल निर्माण में केंद्र बन सकेगा। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 79 का डी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, देखो आपको बजट ये पढ़ने में लग रहा होगा कि हाँ भारत मतलब बहुत देशों से आगे निकल गया है ना ऐसा, लेकिन सच में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी ज़मीनी स्तर तक ये चीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के काफ़ी आगे है ना। तो जो ऐसा लग रहा है ना ये सच है ऐसा। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसी ये सब चीज़ें आपको दिखेंगे सामने है ना। डी यहाँ से करेक्ट होगा 79 का, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी जो बजट जो GST है उसमें बहुत सारी कर की दरों को घटाया गया है ना। जो भी पिछले जो रेट थे उस रेट में बहुत चीज़ें कम है। जैसे मान लो मैं एक छोटी छोटी चीज़ मान लेता हूँ, जैसे कि कुछ बिस्किट्स हैं, ठीक है, या कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं, रेट तो लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कुछ की बढ़ाई गई है कहीं पर है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है, या फिर कहीं बढ़ाने का प्रस्ताव भी चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो आज तक कभी नहीं पड़ी थी, जो 10 की थी वो 10 ही की है,
अब यहाँ पर इनको 9 की जा रही है या 8 की जा रही है, ऐसा बहुत जगह किया जा रहा है। किसी क्या होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो चीज़ें अगर ज़्यादा बिकेंगी तो उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। वही ना कि हम लोग अगर एक चीज़ 5 रुपये की है ना, उसको गवर्नमेंट में मिल रहा है, उसको 50 पैसे मिल रहा है। वही चीज़ अगर 4 रुपये की हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें टैक्स मिलेगा करीब 2%। 4 रुपये हो जाएगी तो लोग 4 बार खरीदेंगे तो क्या होगा, करीब टैक्स उससे ज़्यादा मिलेगा। तो वही चीज़ें कि यहाँ पर टैक्स घटा करके लोग ज़्यादा चीज़ें परचेस कर पाएंगे, तो इस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा कमाई होगी। इसको लेकर के किया गया ऐसा, ठीक है। तो अच्छा बात है ना कि देखो यहाँ पर जो कंज्यूमर उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, और जो टैक्स यहाँ पर इसको पे हो रहा है वो भी इसको ही फायदा है कि यहाँ पर दोनों लोग को फायदा होगा, तो अच्छा है, अपना देश और अच्छा आगे जाएगा, राइट। तो कुछ बातें इसकी इस वजह से ऐसा किया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आते हैं हम लोग 79 हो गया था ना, 79 हो गया, 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट भागों पर बीसीडी से छूट दी गई है। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं पर छूट को यहाँ पर 2035 तक बढ़ा दिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरी बात है, परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत आज भी कोयला पावर है, जो लगभग 50 से 60% योगदान देता है, और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा वर्तमान में बहुत कम है, लगभग 2 से 3%। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। पूछा क्या है, गलत कौन सा है। देखो यहाँ पे लिखा होगा सही नहीं, आपको घूमना नहीं है उस बातों में। जहाँ पे सही नहीं लिखा है उसको आप ये पढ़ोगे कि कौन सा गलत है, तब आप आंसर अच्छे से कर पाओगे, वरना घूमते रहोगे कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है या सही है। ऐसा जैसे लिखा है सही नहीं है, तुरंत आप सोचो कौन सा गलत है, अपनी लैंग्वेज में आ जाओ, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में करने से हम लोग बहुत चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कौन सा गलत है, तो तीसरा गलत है। अब इससे पूछे कौन सा सही नहीं है, कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो अगर 2-3 स्टेटमेंट होते तो हम लोग डाउट में आते हैं। सीधा सा गलत पूछो और अपना आंसर में आ जाओ, ठीक है। 81, कुछ देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके भी पता होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। पहली बात है, 81 का क्वेश्चन बोला है व्यक्तिगत उपयोग आयात और सीमा शुल्क जो है अधिनियम 1962 के संबंध में विचार करना है। पहली बात, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी यहाँ पर शुल्क योग वस्तुओं पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये टैरिफ दर बुनियादी जो यहाँ पर सीमा शुल्क है, बेसिक यहाँ पर कस्टम ड्यूटी होती है, उसके अंतर्गत आती है, जो यहाँ पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 के तहत लगाई जाती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ये प्रावधान सीधे बजट के सीधे तौर पर कानून के तहत यहाँ पर प्रभावी होगा, ठीक है। तो दोनों बातें सही है, आंसर 81 का सी। 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा राहत बीसीडी छूट के बारे में विचार करना है। पहली बात है, बजट ने कैंसर उपचार की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और उनके उपचार के लिए विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर बीसीडी को पूरी तरह से छूट दी है। पहली बात, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानवीय आधार पर सरकार ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं और यहाँ पर दुर्लभ बीमारी को लेकर विशिष्ट खाद्य पदार्थों की बीसीडी को 0% कर दिया है, और इससे इलाज की लागत पर भारी कमी आएगी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारत में दवा चिकित्सा क्षेत्र में ये छूटें घरेलू विनिर्माण को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा जैसी जो मिशन जैसी शक्ति जो है अन्य योजनाओं को अनुरूप होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो आयातित दवाएं हैं उसमें सस्ता करें, जिससे यहाँ पर मरीजों को तुरंत यहाँ पर राहत मिल सके, राइट। दोनों बातें सही है, आंसर सी। और यहाँ पर भारत जो है जेनरिक दवाओं के मामले में टॉप पर भी है, ठीक है। क्वेश्चन 83 में आते हैं। 83 नंबर है, अग्रिम यहाँ पर निर्णय जो है उसके बारे में व्यापार सुगमता के संबंध में विचार करना है। व्यवसायिक यहाँ पर निश्चितता और यहाँ पर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सीमा शुल्क के तहत यहाँ पर अग्रिम जो निर्णय है, एडवांस यहाँ पर रूलिंग, इसकी वैधता अवधि 3 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी है। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अग्रिम निर्णय जो होता है इसका मतलब होता है कि सरकारी व्यापार यहाँ पर होता है शुरू करने के लिए पहले यहाँ पर टैक्स की दरों की जो सरकार है उससे स्पष्ट बात ले सकता है, या स्पष्टता से उसकी दरें हैं उसको निर्धारित कर सकता है इससे, ठीक है। जिसकी यहाँ पर वैधता 3 से बढ़ाकर 5 साल करना स्थिरता होगी, ये सुनिश्चित करेगा। पहली बात सही है। यह प्रावधान वित्त विधेयक 2026 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधान को पेश करके किया गया था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टैक्स या जो नियम होता है उसमें बदलाव वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होता है उसके माध्यम से ही किया जा सकता है, जो बजट का अनिवार्य हिस्सा होता है। दोनों बातें करेक्ट है, 83 का आंसर सी यहाँ से सही है। 84 नंबर है, डिजिटल क्लियरेंस पहल के संबंध में विचार करना है। एकल परस्पर जुड़ी डिजिटल विंडो वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी सरकारी एजेंसियों, एफएससीआई और ड्रग कंट्रोलर को
कार्गो अनुमोदन से संसाधित करेंगी। पहली बात क्या होगी, 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कार्गो या माल होते हैं जो इनमें क्लियरेंस के लिए कई विभागों FSSAI, ड्रग्स प्लांट, क्वारंटाइन यहाँ पर उसके चक्कर काटने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक रियल या एक जो एकल डिजिटल विंडो होगी इसको लेकर के आपस में जोड़ देगी, जिससे क्या होगा, समय की बचत होगी और यहाँ पर आसानी हो जाएगी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात बोला इसमें, ये डिजिटल पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य स्तंभ होगा, जो अब कम कागज में, कम मतलब कि यहाँ पर थोड़ा कम ही कागज में, मैं काम को कागज को भी काम नहीं होगा, अब यहाँ पर कम कागज के साथ साथ यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ी बात वो है वो, और जो तेज व्यापार होगा इसमें भ्रष्टाचार कम होगा, कागज की कमी होगी और यहाँ पर तेज व्यापार होगा। मेन चीज़ कागज की कमी को लेकर के नहीं था, मेन चीज़ भ्रष्टाचार को था, ठीक है, तो इसको लेकर के, और यहाँ से जो आंसर हो जाएगा दोनों बातें करेक्ट हैं इसकी 84 की। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 में बोला है वेयर हाउसिंग सुधार, उसको लेकर के विचार करना है। सीमा शुल्क वेयर हाउसिंग ढांचा अधिकारी निर्भर अनुमोदन को हटाकर एक वेयर हाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में बदल जाएगा। पहली बात 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला है पहले वेयर हाउस गोदाम के लिए सरकारी अधिकारियों की भौतिक अनुमति की जरूरत होती थी, जिससे यहाँ पर देरी होती थी। अब यह व्यवस्था ऑपरेटर केंद्रित होगी, यहाँ मालिकों खुद यहाँ पर घोषणा कर सकेंगे। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, यह नई प्रणाली स्वयं घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित ऑडिट पर आधारित होंगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर नई व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और रिस्क आधारित ऑडिट का उपयोग होगा, यानी सरकार केवल संदिग्ध मामलों की जांच करेगी, बाकी की सुचारू रूप से चलने देगी। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी सही है। 86 नंबर है, भारत के अनन्य यहाँ पर जो आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में विचार करना है। मत्स्य पालन के संबंध में विचार करते हैं, देखते हैं। बोला है EEZ या जो उच्च समुद्री भारतीय जहाज है उसको लेकर के पकड़ी गई मछली अब सीमा शुल्क मुक्त होगी इससे। पहली बात 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन करेक्ट है, क्योंकि भारतीय मछुआरों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में EEZ है ना, अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है, यह गहरे समुद्र से पकड़ी गई मछली को अब सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है। इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात बोला है संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन 1982 के अनुसार भारत को अपने तट से 200 समुद्री मील तक EEZ के प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए संप्रभु अधिकार प्राप्त होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 86 का सी यहाँ से सही आंसर है। 87 है 87 नंबर, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं इसको 87 को। पहली बात यहां से इसमें बोला है कारीगर को MSME की वैश्विक बाजारों तक पहुंच में मदद करने के लिए कुरियर निर्यात पर 10 लाख प्रति खेप की मौजूदा मूल सीमा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। ठीक है, सीमा को पूरी तरह से हटा दी गई। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 87 का क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहले ई-कॉमर्स कुरियर निर्यात के जरिए यहाँ पर प्रति खेप 10 लाख की यहाँ पर सीमा बजट थी, अब 26-27 में सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये उपाय मेक इन इंडिया और यहाँ पर वोकल फॉर लोकल पहल के तहत छोटे व्यवसायों को निर्यात के अवसर को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, है ना, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, ये कदम जो है इसमें स्थानीय जो कारीगर है उसके छोटे उद्योग के यहाँ पर गेम चेंजर होंगे और वे महंगे और भारी सामान को सीधे विदेशी ग्राहकों के उसी कोरियर को भेज सकेंगे, जिससे यहाँ पर वोकल फॉर लोकल को वैश्विक पहचान मिलेगी। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 87 का सी करेक्ट है। 88 नंबर 88 विशेष आर्थिक यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके बारे में और घरेलू टैरिफ जो क्षेत्र है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है सहज व्यापार पात्र विनिर्माण इकाइयों को वैश्विक व्यापार व्यवधानों को दूर करने के लिए DTA में रियायती शुल्क दरों को बेचने की अनुमति दी गई है। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष जो आर्थिक क्षेत्र हैं इसमें यहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से निर्यात के लिए होंगे और यहाँ पर वैश्विक मंदी ये व्यवधान के लिए उसके समय मशीन खाली ना रहे इसको लेकर के उन्होंने घरेलू टैरिफ को यानी भारत में आम बाजार की रियायती शुल्क पर सामान बेचने की अनुमति दी है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड होगा ये बोला है सेकंड में, यह अनुमति सेज अधिनियम 2005 के तहत एक बार का उपाय है और बिक्री की मात्रा में उसे निर्यात को एक अनुपात तक सीमित करना होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर संतुलन बनाने वाला एक कदम होगा। ये छूट सीमित मात्रा में दी जाएगी जिसको लेकर के उनके निर्यात अनुपात
बराबर होंगे, और ताकि यहाँ पर घरेलू जो नुकसान है, उद्योग का नुकसान होगा घरेलू का, उनका ना हो, और सेज का मूल मुख्य रूप से यहाँ पर उद्देश्य निर्यात करना भी बना रहेगा। दोनों बातें यहाँ पर इसकी जो कथन है ये दोनों एकदम स्टैटिक पॉइंट दे रखे हैं इसके, है ना, मतलब इसकी जो बातें होती हैं, डेफिनेशन होती है, उसके बारे में बता रखे हैं। दोनों ऐसे करेक्ट है, ठीक है, लिख सकते हो इसके बारे में आप, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में, ठीक है। आंसर सी यहाँ से कर, देखो विशेष आर्थिक जोन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ना, क्योंकि देखो पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर जो इन्वायरमेंट देखा था, डेली टारगेट हम लोग स्टार्ट किया था, उसमें इन्वायरमेंट मैंने बहुत सारा कराया था, बहुत सारी चीज़ें कराई थी मैंने, एक एक रिपोर्ट कराई थी, एक मतलब पूछ, अगर यूपीएससी इन्वायरमेंट से पूछता तो उस चीज़ से बाहर नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया था, उन टॉपिक मतलब इन्वायरमेंट के बहुत क्वेश्चन कम पूछे थे, जो पूछे थे वो जो इतने न्यूज़ में थे ना वो बिल्कुल नहीं पूछे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से इस बार ऐसे नहीं रहना है कि जो न्यूज़ में है सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो, इसको देख के मैंने बताया जैसे विशेष आर्थिक जोन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया था, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पूछी जा सकने वाली थी और बहुत डीप से मैंने जो निकाली थी वो सब नहीं पूछी थी उसने, तो थोड़ा सा देख के चलना है, ठीक है। जो भी नहीं इंपॉर्टेंट है उसको भी चीज़ें कवर करनी है आपको, राइट। यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नहीं कवर करनी है, सब चीज़ें कवर, बहुत लोग बोलते हैं ना सर कुछ इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट ही तो यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, राइट। याद रखना है। अभी मैं डेली टारगेट भी स्टार्ट करने वाला हूँ 10 फरवरी से, तो आपको एक एक दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ भी मैं शेयर करता रहूँगा, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 89 में, ठीक है, 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन, सीमा शुल्क एकीकरण प्रणाली के बारे में विचार करना है। पहली बात है ये बोला है सीआईएस सिस्टम, है ना, इसके बारे मतलब यहाँ पर सीमा शुल्क एकीकरण प्रणाली, उसके बारे में ये बोला है अगले 2 वर्षों में सभी यहाँ पर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एक एकल एकीकृत और स्केलेबल मंच के रूप में शुरू किया जाएगा। पहली बात क्या होगी, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है 89 का पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है ये प्रणाली मुख्य रूप से केवल आयात संबंधित जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान केंद्रित करेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये जो सेकेंड बात हो जाएगी इसके यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रणाली केवल आयात नहीं बल्कि यहाँ पर आयात निर्यात और ट्रांजिट माल का जो पारगमन होता है उससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को कवर करेगी और ये व्यापार पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये बात गलत है, ओनली वन करेक्ट है, 89 का आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन 90 2025-26 के आर्थिक संबंध में विचार करना है। 2026-27 अच्छा 25-26 को लेकर के बोला है, यहाँ पर 26-27 बोला है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। चलो देखते हैं, अंदर पढ़ते हैं। तो बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा फिजिकल जो डेफिसिट है 4.3 रहने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर 25-26 में ये 4.4% था। अच्छा यहाँ पर 25-26 से लेकर 26-27 से कंपेयर किया है ना। तो देखो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है उसने राजकोषीय समेकन फिजिकल यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है इसके पक्ष पर होगा। 25-26 में 4.4% के लक्ष्य पर घटाकर इसे 2026-27 में 4.3 कर दिया गया है, तो बात सही है ना, सही बोला है। सेकेंड बात है सरकार का लक्ष्य 2030 से 31 तक ऋण जीडीपी के अनुपात डेप्ट जीडीपी रेशियो को 50% से नीचे लाना। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक सरकारी कर्ज अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा और इसलिए यहाँ पर बजट का लक्ष्य रखा गया है कि 2030-31 तक कर्ज जीडीपी अनुपात डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को वर्तमान में ऊंचे स्तरों से घटाकर 50% से नीचे लाया जाए। सेकेंड बात करेक्ट होगी, पहली बात गलत है, सॉरी पहली बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 4.4 से 4.3 हो गया, ये भी बात सही है, दूसरी बात भी सही है ना, दोनों बातें सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट है। तो देखो आपको जो डेटा है डेटा याद रखना है, और ये जो यहाँ पर दे रखा था 25-26 में कितना था और 26-27 में कितना है, तो ये बात जरूर आपको याद रखना है, डेटा को जो इसमें से ऐड करके देख लेना कि कहाँ पर कौन सा है, कंपेयर करके देख लेना कि कौन सा डेटा किस में, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है बायोसिमिलर किस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बायोसिमिलर है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से ये बोला है बायोसिमिलर एक ऐसी दवा है जो जैविक दवा रेफरेंस उत्पाद की संरचना और कार्य में बहुत करीब होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बायोसिमिलर यहाँ पर जेनरिक दवाओं की तरह होती है, लेकिन ये एक जीवित कोशिकाओं जो बायोलॉजिकल यहाँ पर जो सोर्सेस होते हैं उससे यहाँ पर बनती है, और ये अपनी रेफरेंस दवा ओरिजिनल बॉन्ड जो ब्रांड होती है उसके समान ही प्रभाव रूप में डालेगी, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, और लेकिन ये बात सही है, और ये भी बात आपको रखना है कि काफ़ी सस्ती भी होगी, है ना, जेनरिक नहीं है लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सस्ती होगी, तो ये बात करेक्ट है। क्वेश्चन घुमाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो सेकेंड बात है, वैसे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद बनती है इस वाले क्वेश्चन से बायोसिमिलर से।
सेकेंड बात है 2026-27 में केंद्रीय बजट में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में या भारत के जो बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं उसके क्षेत्र को सशक्त बनाना। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर बायोफार्मा शक्ति 2026-27 की एक प्रमुख पहल थी, जिसका उद्देश्य भारत को इन जटिल दवाओं के निर्माण की वैश्विक केंद्र बनाना, ताकि यहाँ पर कैंसर और जो ऑटो इम्यून बीमारियां उनको इलाज को सस्ता कर सके। ठीक है, दोनों सही है, आंसर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी दुर्लभ तत्व के बारे में विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है REE जो है, उसके बारे में 17 तत्व हैं। इसका यहाँ पर एक समूह था जिसमें यहाँ पर 15 लेंथेनाइट्स के साथ साथ यहाँ पर स्कैंडियम और ट्राइटियम शामिल होते हैं, टोटल 17। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बात सही बोल रहा है। सेकेंड, स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों जैसे कि आधुनिक तकनीकी के कई हिस्सों में दुर्लभ तत्वों की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक दुनिया के लिए विटामिन की तरह काम करते हैं, जैसे कि हम पर जो स्मार्टफोन की स्क्रीन, कैमरे, लेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पर वाहन जो है, मोटर की जो चुंबक अच्छा है उपकरण है, उसके बिना इसी काम नहीं चल सकता है ना। जैसे यहाँ पर कांच के यहाँ पर हम लोग का आधुनिक जीवन में विटामिन जरूरी होता है, वैसे ये भी। ठीक है, तो बजट 26 में इसका क्या किया गया, इसका खनन का विशेष रूप से प्रयोग किया गया और यहाँ पर जोड़ दिया गया इसको। दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से 92 का C1 और 2 करेक्ट होगा। 93 नंबर है, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ट्रेड्स MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण बट्टाकरण की सुविधाजनक बनाने के लिए एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंच होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड्स एक ऑनलाइन मंच है जहाँ छोटे उद्यमी अपने उन बिलों को बेच सकते हैं जो उन्हें बड़ी कंपनियों से मिलने वाले हैं। पहली बात क्योंकि करेक्ट है। सेकेंड, ये नीलामी तंत्र के माध्यम से MSME को अपने चालानों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, ये मदद करता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीलामी जो होती है उस बैंक को बिल को खरीदने को लेकर के बोली लगाते हैं, जिसमें यहाँ पर MSME को तुरंत उसके बाद नगद पैसा मिल जाता है और उन्हें 30 दिनों तक बड़ी कंपनी के भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। दोनों बातें यहाँ से क्या सही है, आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से C करेक्ट होगा। 94 है, न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट जिसको बोलते हैं, इसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, मैट का उद्देश्य कंपनियों को अत्यधिक छूट या प्रोत्साहन का उपयोग करके कर से बचने का रुकना। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कई कंपनियां जो विभिन्न यहाँ पर रियासतों को लेकर के लाभ उठाकर कागजों को अपना मुनाफा सोन दिखाती हैं, जिससे यहाँ पर टैक्स चोरी करती हैं। ठीक है, टैक्स भरती नहीं है, राइट, इसी यहाँ पर टैक्स चोरी रोकने का एक जरिया माना जाएगा। पहली बात सही होगा। सेकेंड है, ये सुनिश्चित करना कि सभी कंपनियां हर साल न्यूनतम स्तर पर कर चुकाएं और भले उनकी नियमित योग्य आय योग्य कुछ भी हो। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर यह सुनिश्चित करना होगा कि भले कंपनी मुनाफा कितना भी हो, उसे अपने बुक प्रॉफिट का न्यूनतम हिस्सा 15% सरकार को कर के रूप में देना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। 94 का आंसर C यहाँ से सही होगा। ठीक है, आते 95 नंबर में बायबैक संबंध में विचार करना है। ऊपर मैंने देखा था बायबैक के बारे में, ये बोला शेयर बायबैक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कंपनी एक मौजूदा शेयरधारकों से अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदती है, आमतौर पर बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर। पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बायबैक का अर्थ होता है कि कंपनी द्वारा अपने ही शेयर को वापस खरीदना। अक्सर कंपनियां ऐसे तब करती हैं जब उनके पास अतिरिक्त नकदी या कैश और शेयरधारकों को पैसा लौटाना चाहती हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, बायबैक किए गए शेयर को पुनर्खरीद के बाद तुरंत रद्द कर दिया जाता है और भविष्य में पुनर्गठित या पुनर्वितरण नहीं रखा जा सकता इसका। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात इसका ये भी करेक्ट है, क्योंकि कानूनन बायबैक यहाँ पर किए गए जो शेयर है उसको तुरंत रद्द करना पड़ता है और कंपनी इन्हें वापस बाजार में नहीं बेच सकती है। इसके बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है और बचे हुए शेयरों की कीमत बढ़ सकती है। दोनों बातें करेक्ट है। 95 का आंसर 1 और 2 दोनों यहाँ से सही हो जाएगा। 96 नंबर है, मुद्रीकरण जिसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन, ये क्या है देखते हैं इसके बारे में। मुद्रीकरण का अर्थ अनुपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्ति के आर्थिक मूल्य को खोलकर राजस्व के नए स्रोत बनाना। पहली बात 96 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्रीकरण परिसंपत्ति होती है इसका अर्थ होता है कि सरकार के पास ऐसी परिसंपत्ति जैसे खाली जमीन, पुराने स्टेडियम, रेलवे ट्रैक जो राजस्व नहीं दे रहे, उनके आर्थिक मूल्य को अनलॉक करना, जिससे मिलने वाले पैसे उन उपयोग को बुनियादी ढांचे में जैसे सड़क अस्पताल बनाने में उपयोग कर सकें उसका। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत सरकार परिसंपत्ति का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करती है। सेकंड गलत होगा, क्योंकि मुद्रीकरण और जो निजीकरण है इसमें बड़ा अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि मुद्रीकरण में सरकार परिसंपत्ति का स्वामित्व अपने पास रखती है, किसमें, मुद्रीकरण में,
ठीक है, ये केवल एक निश्चित समय के लिए उसे चलाने का अधिकार क्षेत्र में होता है और यह सीमा समाप्त होने पर इसे संपत्ति सरकार को वापस मिल जाती है। तो ये याद रखना है, ऑनरशिप मतलब यहाँ पर संपत्ति का स्वामित्व। ठीक है, तो सेकंड बात इसकी गलत है, पहली बात इसकी करेक्ट होगी। आंसर एक यहाँ से सही। क्वेश्चन नंबर अगला है 97 नंबर, घरेलू टैरिफ क्षेत्र डीटीए के बारे में विचार करना है। डीटीए जो है इसका मतलब पूरे भारत में से विशेष, जिसमें विशेष आर्थिक जोन शामिल नहीं होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र जो होता है ये एक क्षेत्र होता है जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र या व्यापार करमुक्त क्षेत्र होता है उससे बाहर होता है। यदि सेज का कोई सामान डीटीए में आता है तो उसे आयात माना जाता है और उस पर सीमा शुल्क लगता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, सेज में स्थापित इकाइयों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर सेज का निर्यात हब बनाने के लिए वहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था होती है ताकि जो उद्यम होते हैं, जो उद्यमी जो होते हैं, उनके विभिन्न जो विभाग होते हैं उसके चक्कर न काटने पड़े और व्यापार सुगमता को ईज ऑफ जो बिजनेस है वो आसानी से बनी रहे, है ना। दोनों बातें करेक्ट होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बातें आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखनी तो सभी की बातें जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैरिफ जो क्षेत्र है इसको लेकर के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये आपका जो पीआईबी था, है ना, द हिंदू जो न्यूज़ था उसमें भी बहुत बार देखने को आया था। ये सी करेक्ट होगा। 98 आते हैं। 98 नंबर है, मूल सीमा शुल्क किस निम्नलिखित में से किसी को संदर्भित करती है बताना है। मतलब क्या बोला है, मूल सीमा जो शुल्क है बीसीडी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है बताना है। देखो ये संदर्भित करती है, पहला ये बोला है मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी उन सामान पर लगाया जाता है, लगाया जाने वाला कर है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, सीमा शुल्क निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि भारत में सीमा शुल्क से जुड़े सभी नियम, दरों का निर्धारण और दंड का प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत संचालित होता है और बजट में होने वाले बदलाव इसी कानून के संशोधन के माध्यम से होते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, सी। 99 उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में विचार करना है। एलआरएस भारतीय निवासियों को व्यक्तिगत कारणों से विदेश में पैसा भेजने की अनुमति देती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि उदारीकृत प्रेषण योजना है एलआरएस, इसके तहत भारतीय निवासी शिक्षा, चिकित्सा, यात्रा और विदेश संपत्ति के खरीदने के लिए कानूनी रूप से पैसा भेज सकती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ये योजना या इस योजना के तहत निवासी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बिना प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि विदेश भेज सकते हैं। सेकेंड बात ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सीमा को लेकर बहुत बारीकी है और यहाँ पर एक निवासी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपये अमेरिकी डॉलर तक बिना विशेष अनुमति से भेज सकता है। ये राशि इस सीमा से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये बात इसका क्या होगा, ये बोला कि अनुमोदन के बिना, है, अनुमोदन देना पड़ेगा आपको। पहली बात तेरे पे करेक्ट है और दूसरी बात गलत हो जाएगी। 99 का आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन 100 है, पूंजीगत लाभ जो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में विचार करना। पूंजीगत लाभ कर बॉन्ड धारक की संपत्ति के मूल्य के मूल्य वृद्धि पे क्या होता है, लगाया जाता है, जो बॉन्ड में बाजार बॉन्ड में इसकी कीमत में वृद्धि या कमी को कारण होता है। पहली बात 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कोई अपने बॉन्ड 100 रुपये में खरीदता है और इसकी बाजार कीमत 110 रुपये जाती है तो वह 10 रुपये का लाभ पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन कहलाएगा। ये संपत्ति के मूल्य के वृद्धि पर लगने वाला कर होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ये कर निवेश पर हुए मुनाफे पर लगाया जाने वाला होता है। इसमें यहाँ पर अचल संपत्ति, सोना, स्टॉक और यहाँ पर म्यूचुअल फंड जैसी कई वित्तीय सेवाएं जो होती हैं इसको लेकर के परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर पूंजीगत लाभ कर दो प्रकार का होता है, अल्पकालिक और यहाँ पर दीर्घकालिक। ये क्या होता है, ये शेयरों का म्यूचुअल फंड के साथ साथ यहाँ पर भौतिक जो संपत्ति होती है जैसे सोना, जमीन पर यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, जमीन स्तर पर लागू होता है और ये बजट 2026 में इनकी दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है ये, आपको नोट करते जाना है। ठीक है, आंसर क्या होगा 100 का सी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 101 में प्रतिभूति लेन देन एसटीटी के बारे में विचार करना है। एसटीटी क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूति को खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। पहली बात 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, और यहाँ पर ये जो शेयर है बाजार उसके प्रत्येक लेन देन ये लगाया जाएगा और ये कर चोरी को मुश्किल बनाता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर एक्सचेंज द्वारा काट लिया जाता है। सेकेंड बात है 26-27 के वित्तीय बजट में
जो इक्विटी बाजार है उसमें अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सेगमेंट एसटीटी को नाममात्र बढ़ाया गया है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर 26-27 में सरकार ने देखा कि खुदरा जो निवेशक है फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शंस इसके अत्यधिक जोखिम ले रहे थे। इस सट्टेबाजी को कम करने में निवेशक की सुरक्षा के लिए एसटीटी की दरों में मामूली वृद्धि की गई है। ये बात सही है, दोनों बातें सही है। 101 का आंसर सी करेक्ट होगा। 102 नंबर है सेफ हार्बर जो रूल्स है उसके बारे में देखते हैं। आयकर कानून में सेफ हार्बर का मतलब उन परिसंपत्तियों से जिनमें यहाँ पर अधिकारी करदाता द्वारा घोषित हस्तांतरण मूल्य ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करेंगे। पहली बात 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेफ हार्बर का शाब्दिक अर्थ सुरक्षित बंदरगाह कर के संबंध में वह स्थिति जहां यदि करदाता सरकार द्वारा तय किए गए जो मार्जिन होते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आयकर विभाग को उसके खातों में जांच करके मतलब इससे जांच नहीं करेगा और इससे मुकदमेबाजी कम हो जाएगी। पहली बात सही है। सेकेंड बात है सेफ हार्बर रूल के बारे में। ये बोला है कि 26-27 के केंद्रीय बजट के अनुपालन को सरल बनाने के लिए सेफ हार्बर नियम के तहत अकाउंटेंट की परिभाषा को नियुक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर 26-27 में सेफ हार्बर के नियम के तहत अकाउंटेंट की नहीं बल्कि यहाँ पर सेफ हार्बर मार्जिन जो होता है उसकी दरों की पात्रता सीमा को यहाँ पर युक्ति संगत बनाया गया है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में यहाँ पर 22,000 करोड़ की सीमा को लेकर देखा था। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, दूसरी बात इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है स्रोत पर कर कटौती के बारे में विचार करना है। टीडीएस कर संग्रह को धारणा जिसका उद्देश्य आय के स्रोत से ही एक कर एकत्र करना होगा। पहली बात 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस जो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मुख्य उद्देश्य आय होते ही यहाँ पर कर जो पे एज योर अर्न एकत्र करना, और इससे यहाँ पर कर चोरी की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को आय के भुगतान के साथ यहाँ पर समय का उसका उत्पादन मिल जाता है। ठीक है, हिस्सा मिल जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, एक व्यक्ति कटौती करता जो किसी अन्य व्यक्ति कटौतीग्राही को एक विशिष्ट प्रकृति के भुगतान करने को लेकर उत्तरदायी होता है और स्रोत पर कर काटता है तो उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कटौतीकर्ता और एक कटौतीग्राही। कटौतीकर्ता क्या होगा? जैसे आपकी कंपनी हो गई, कटौतीग्राही होगा जैसे कि कर्मचारी। ठीक है, इसमें कंपनी वेतन देते समय कर काटकर विशेष राशि जो होती है शेष राशि कर्मचारी को देती है और काटा गया कर सीधे सरकार को जमा करती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 दोनों सही है। तो 103 का सी आंसर सही रहेगा। 104 स्रोत पर कर संग्रह के बारे में कौन सी बातें सही बता रहा है? देखते हैं। स्रोत पर कर संग्रह के लेकर एक यहाँ पर अतिरिक्त राशि है जिसे निर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रेता द्वारा बिक्री के समय खरीदार से कर के रूप में एकत्र किया जाता है। पहली बात 104 का पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बिक्री के समय वसूला जाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर कर मतलब कार खरीदा आपने, ठीक है, तो क्या होगा? शोरूम आपसे कार की कीमत के लिए एक साथ निश्चित प्रतिशत के रूप में भी कर वसूलेगा। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड है सभी टीसीएस संग्रहकर्ताओं के लिए तिमाही टीसीएस रिटर्न फॉर्म 27EQ इलेक्ट्रॉनिक मोड को जमा करना अनिवार्य होगा। तीसरी बात भी यहाँ से दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पारदर्शिता के लिए यहाँ पर एक कर वसूलने को हर तिमाही जो क्वार्टरली होते हैं फॉर्म 27EQ भरकर सरकार को बताना पड़ता है कि उसके किन किन व्यक्तियों को कितना कर वसूला है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 104 का 1 और 2 दोनों से सी। आगे आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है बायोसिमिलर और रेफरेंस उत्पाद क्या है? बायोसिमिलर दवाएं संदर्भ में समान गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावकारिता मानक के अनुसार अनुमोदित की जाती हैं। पहली बात 105 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बायोसिमिलर दवाओं को उसी कठोर मानक जो सेफ्टी यहाँ पर इफेक्टिव है उससे गुजरना पड़ता है जिससे मूल रेफरेंस दवा गुजरती थी। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, यहाँ पर 26-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना इन्हीं दवाओं का उत्पाद पर केंद्रित होगी। सेकेंड बात है बायोसिमिलर संदर्भ उत्पाद की संरचना थोड़ा भिन्न हो सकती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जैविक दवाएं जीवित कोशिकाओं से बनती है, इसलिए इनकी संरचना मामूली अंतर होना स्वाभाविक है। हालांकि ये अंतर दवा के काम करने के तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 105 का सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने 105 क्वेश्चन देखे, बाकी हैं तो अभी 170 प्लस क्वेश्चन है ना, 171 क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने 105 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और अभी जो 106 से लेकर के 170 तक हम लोग तीसरे जो पार्ट रहेगा उसमें पूरा कवर कर लेंगे एक साथ, है ना।
और यहाँ से एक एक चीज़ जो मैं टॉपिक बताया वो आपको टॉपिक जाकर थोड़ा डीप में पढ़ना है, पॉइंट्स नहीं लिखने और एक बार पॉइंट्स को सबको रिवीजन करना है, ठीक है। और जो PT60 पे हमने MCQs करें वो भी करने हैं, और PT60 पे जो डीपली वाली है वो भी आपको जाके व्याख्या के साथ पढ़ना है उनको, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे टारगेट स्टार्ट करेंगे, तो हम टारगेट में हम लोग हर चीज़ें कवर करेंगे कि कब क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर आज PT60 पे आपको कोशिश करेंगे कि MCQs लेकर आने का। जो पॉलिटी की मैगजीन भी आ चुकी है इंग्लिश की, तो क्वेश्चन हिंदी में फ्रेम करेंगे हम लोग उसके भी, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।